तो हाय, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में। एक्चुअली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारे मीम्स थे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, पर मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। आवाज़ होपफुली सही से आ रही होगी। मेरे पास माइक तो है, पर इस बार मैं माइक के भरोसे नहीं बैठ सकता। हर बार वो 2 घंटे रिकॉर्ड करने के बाद धोखा दे देता है और मुझे फिर से वो पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है शुरू से। तो मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ, होपफुली आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं थोड़ा और पास में रख लेता हूँ, ठीक है। एडीए सब्जेक्ट को बुला रहे हैं कॉलेज में, हम पर एल्गोरिदम्स बुला लेते हैं, क्योंकि एक जनरल टर्म इस सब्जेक्ट के लिए यूज़ होने वाला है, वो एल्गोरिदम्स ही है। बहुत जगह सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर तो हो गए थे पिछली बार, एल्गोरिदम्स इस बार है। दोनों मिला के डीएसए हो जाएगा, इस सेमेस्टर में निपट जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे कि डीएसए हो जाए, पर कोशिश करेंगे कि कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड सेम निकल जाए। इतना करने के लिए होपफुली सब कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं। ओह नो, ठीक है, सब कुछ सही है अभी तक। तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, होपफुली सही से चलेगा पूरे सेशन। थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये सेशन इस बार मैं एडिट नहीं करने का प्लान कर रहा हूँ। एडिट करके उसे एक्सपोर्ट करने में पूरा दिन चला जाएगा, और सॉरी बहुत लेट है इस बार वैसे भी, ठीक है। शुरू करते, टाइम पास नहीं करना, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी होगी ये वीडियो। तो एल्गोरिदम्स में हम कुछ टेक्निक्स है जो मिड सेम सिलेबस में है, देखते हैं, और बाकी चीज़ें एंड सेम टाइम आने पे देख लेंगे, ठीक है। एंड सेम में जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, तो क्या क्या टेक्निक्स है इस बार मिड सेम में, वो देख लेते हैं। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। हम बेसिक्स में मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है वो देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, और प्लस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस तो नहीं देखेंगे क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी। और असिम्प्टोटिक नोटेशंस वगैरह वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, अ प्रियोरी और पोस्टीरियर एनालिसिस। मैं प्रेफर करूँगा उनमें ना जाना, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मैथमेटिक्स भी हम ये अज्यूम करके चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी वगैरह चीज़ें सबको पता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो में कवर हो गई है, तो उनको भी इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि स्किप कर दें। अगर ऐसा है तो ऊपर से वो चीज़ें भी देख लेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एक बार देख लेंगे, इसके बाद डिवाइड एंड कॉन्क्यर, ग्रीडी, और लास्ट चीज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग। और फिर अगर हो पाएगा तो BFS DFS वगैरह, नहीं तो BFS DFS ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने कोड करके समझाया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ही कोड किया था शायद, या फिर कोई ऑनलाइन कंपाइलर होगा, बट जहाँ तक याद है मुझे डेटा स्ट्रक्चर वाली 3rd सेम की जो वीडियो थी उसमें वो BFS DFS एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं नहीं कर रहा। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी एक्चुअली मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी एक ओवरव्यू ले लेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, और इफ़ टाइम परमिट करेगा तो, ठीक है। बेसिक्स में मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो लॉगरिदम्स जो है वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे मैथमेटिक्स के पार्ट में। लॉगरिदम्स के बारे में जिनको आइडिया नहीं है उनको मैथ्स बैकग्राउंड तो अब मैं पूरा कवर नहीं कर सकता, बट लॉगरिदम्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। लॉगरिदम्स क्या है, log बेस 2 इस बार हम यूज़ करेंगे, और x कोई वैल्यू है, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये पार्ट है, जिन्हें पता है वो थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं, सीधा असिम्प्टोटिक नोटेशन या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जा सकते हैं, ठीक है। log x बेस 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू वही होगी जो 2 पावर, अच्छा थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं।
एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मैं शायद इस तरह थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर दूँगा, सब कुछ भूल जाओ। log बेस 2 और 8 इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर नहीं पता हमें कैसे कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल यही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं कोई ऑफिशियल फार्मूलाज नहीं ले रहा, मैं कोई लॉग के प्रॉपर्टीज़ नहीं ले रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि लॉग की वैल्यू अगर पूछी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। log बेस 2 और 8 ये पूछा है तो इस पूरे की वैल्यू होगी 3, और कैसे होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेमन टर्म्स में, जैसे जिस तरह हम अभी के लिए याद रख सकते हैं। एक्चुअल में लॉगरिदम्स की प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारी, और लॉग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल वगैरह। अभी के लिए उन चीज़ों को छोड़ो, हम कंप्यूटर साइंस में सिर्फ log बेस 2 को प्रायोरिटी देते हैं। यूजुअली मैथ्स में log बेस 10 यूज़ होता है, ठीक है। मैं हर बार सोच रहा हूँ इतना डेप्थ में नहीं जाना, फिर भी मैं चले जा रहा हूँ। log 8 बेस 2 कैसे कैलकुलेट हुआ और कैसे 3 आया। अब 2 क्यूब करेंगे हम तो 8 आएगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं पता तो इसमें तो फिर क्या करें। 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 होता है, ठीक है। तो 3 जो है हमने 2 के पावर से ही लिया है। 2 पावर x इक्वल्स टू log बेस 2, और मैंने सपोज़ लिख लिया, या फिर 2 पावर x इक्वल्स टू मैंने 128 लिख लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है। देखो 2 पावर 10 इक्वल्स टू 1024 आता है, ये याद रखना पड़ेगा। ये अगर एल्गोरिदम्स में आज याद नहीं रखा तो कल कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो याद रखना ही पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब जो NT या फिर NTP हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए ये याद रखना ही पड़ेगा। बेटर अभी से ही याद रख ले। 2 पावर 10 होता है 1024, कैसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स कर लेना तो ये आ जाएगा 1024, ठीक है। 1024 कल इसको डेप्थ में समझते हैं अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास होगी तो। पर 2 पावर 10 1024 होता है, तो 10x यहाँ पे अगर मैंने पूछा होता 1024 तो x की वैल्यू 10 आ जाती, ठीक है। अब यही चीज़ log में लिखते हैं, log 1024 बेस 2 क्या होता है। तो ये क्या कहता है कि 2 की क्या पावर लिखेंगे तो 1024 आएगा। इसी तरह log 8 बेस 2 मैंने पूछा था तो ये बोल रहा था 2 की क्या पावर लिखेंगे तो 8 आएगा। log 10 बेस 2 पूछा होता तो ये बोल रहा है 2 की क्या पावर लेंगे तो 10 आएगा। चलो 8 और 256 और 128 1024 ये तो समझे, पर इस केस में कैसे हम देखेंगे। अच्छा शायद मेरा वेबकैम यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। 2 पावर x इक्वल्स टू 10 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 की कुछ भी पावर डाल दो, मतलब ये ऑब्वियसली पॉसिबल है, पर यहाँ कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा इक्वल्स टू 10 आएगा, ठीक है। 2 क्यूब 8 और उसके ऊपर थोड़ा सा आएगा और 10 आएगा। 2⁴ करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस केस में हम वर्स्ट केस लेके 16 ही करेंगे, ठीक है। वर्स्ट केस लेके log 10 बेस 2 पूछा है तो पॉइंट में लेने की जगह हम इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। 4 कैसे आया ये सबको पता चल गया होगा अब कि 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 ही होगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, पर हमको बीच का 10 चाहिए। तो वर्स्ट केस में जाके हम 4 ले रहे हैं log की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। अगर वर्स्ट केस नहीं पता क्या है तो देख लेते हैं आगे वो भी। सबसे पहले मैथमेटिकल बैकग्राउंड में मुझे नहीं लगता इसके सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। log का एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि कैसे हम लेमन टर्म्स में log की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड log 1000 होता और बेस 10 होता, ये एग्जांपल में हम ये बोल रहे हैं कि 10 की पावर क्या रखेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। इस केस में 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000 होता है, तो log इस पूरे की वैल्यू आएगी 3। होपफुली समझ आ गया होगा। कुछ भी बेस हो नीचे तो उस बेस, देखो log a बेस b हो तो log a बेस b हो तो उस पूरे की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है कि b की क्या पावर रखेंगे तो a आएगा। ये पावर जो है वही इस पूरे का आंसर है, ठीक है। b की ये b है, इसकी क्या पावर रखेंगे तो a आंसर आ जाएगा। ये log अगर एक वर्ड में समझना है तो ये है log, ठीक है। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमारे मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एंड सेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत नहीं है log में, ठीक है। अभी के लिए log को छोड़ो यहीं पे ही, और हम देखते हैं log के बाद क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखो
जाना है तो बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं। क्या होता है एनालिसिस, जो ADA है सब्जेक्ट का नाम, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम। एनालिसिस एक बहुत लंबा पार्ट है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बैंक पे नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उनमें है। ठीक है, तो एनालिसिस को एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आगे समझने में आसानी हो। हम एल्गोरिदम्स क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये किसी को अभी तक ना पता हो तो एल्गोरिदम्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कुछ कोड करके। BFS DFS वगैरह प्रॉब्लम थी, मिनिमल स्पेलिंग ट्री अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, या फिर डिक्स्ट्रास जो भी हो एल्गोरिदम, वो हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फाइंड किया था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखना है तो लीड कोड पे जाओ, कोड स्टूडियो, हैकर रैंक, हैकरथ, हज़ारों प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो हम सॉल्व कर सकते हैं एल्गोरिदम्स को यूज़ करके। ठीक है, जो हम आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे वो प्रॉब्लम्स होती है। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने वाले हैं आज, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर शुरू होने के बाद ही, या फिर हो सकता है उससे पहले भी 1-2 प्रॉब्लम्स देख ले। ठीक है, पर अभी के लिए एनालिसिस पे वापस आते हैं। एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कौन सा अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्व करने का कम से कम टाइम ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। ये लाइंस है, उससे भी ज़्यादा अप्रोचेस। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इतने सारे अप्रोच है। मुझे घर से कॉलेज के लिए ट्रैवल करना है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अब कैसे पता करूँ कौन सा सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कौन सा सबसे ऑप्टिमल ऑप्शन है? तो उसके लिए मेरे पास एनालिसिस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एनालिसिस करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कौन सा कम से कम ला रहा है। अब इसमें दो रास्ते हैं, एक अपोस्टीरियोरी है, एक अप्रियोरी है। ठीक है, एक अपोस्टीरियोरी है। 2 तरीके हैं। अप्रायोरी मतलब प्रायर का मतलब सीधी बात है एल्गोरिदम्स जो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ये दोनों एक सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस है। ठीक है, मुझे पता करना है सॉल्यूशन 1 कम टाइम ले रहा है या सॉल्यूशन 2 कम टाइम ले रहा है। उसके लिए मेरे पास क्या एक ही रास्ता है कि मैं उसको रन करके देखूं कि कौन सा कम टाइम में ख़त्म हो रहा है। रन करते वक्त मैं एक टाइमर शुरू कर दूंगा और वो टाइमर मैं तब तक चलाऊंगा जब तक वो रन हो रहा है। रन हो जाएगा, उसके बाद टाइमर बंद कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना टाइम वो चला है। सपोज सॉल्यूशन 1 चला है 5 सेकंड्स, सॉल्यूशन 2 चला है 7 सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स नहीं होगा, ये मिली सेकंड्स में होगा, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको इतना डीप नहीं जाना चाहिए, फिर भी जा रहे हैं। ठीक है, 5 और 7 ये पता चला अपोस्टीरियर एनालिसिस से। पोस्ट आ रहा है इसमें, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये पोस्ट इसीलिए आ रहा है कि हमने एल्गोरिदम्स 2 सॉल्यूशंस दोनों को रन करके देखा है, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन कम टाइम ले रहा है। हमारा टारगेट है अप्रायोरी सॉल्यूशन। अप्रायोरी मतलब कोड को रन करने से पहले, एल्गोरिदम को रन करने से पहले, सॉल्यूशन को रन करने से पहले हमें पता करना है कि ये दोनों में से कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कौन सा कम टाइम लेगा, ये पता करना है हमें एल्गोरिदम सब्जेक्ट में। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में हम यही करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी यही है कि कितना टाइम ले रहा है कौन सा एल्गोरिदम। अच्छा छोड़ो, एनालिसिस ना समझ आई हो छोड़ दो, बस इतना याद रखना कि 2 सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन कम टाइम ले रहा है सॉल्व होने के लिए, वो हमें फाइंड करना है एल्गोरिदम सब्जेक्ट में। ठीक है, टाइम हम अप्रियोरी के केस में एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ये कुछ और नोटेशन में निकाल पाएंगे हम। इन टर्म्स ऑफ की तरह कहते हैं ना कि व्हाट इज़ योर सैलरी, तो कोई बोल रहा है 6 फिगर्स में है, कोई बोल रहा है 5 फिगर्स में है, कोई बोल रहा है 7 फिगर्स में, 8 फिगर्स में। एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताते वो। ठीक है, उसके पीछे कुछ और रीज़न है। यहाँ हमारी मजबूरी है कि एग्जैक्ट टाइम हम नहीं निकाल सकते किसी कोड को रन किए बिना अप्रियोरी, तो उसके लिए असिम्प्टोटिक नोटेशन आते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस है या फिर यूनिट है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। मिली सेकेंड्स वाला जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वो एक स्टूपिड एग्जांपल था, जो कि स्टूपिड तो नहीं था, पर पोस्टीरियोरी एनालिसिस में पता चलता है
उसको रन करने के बाद, और वो एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, रन करने के बाद एग्जैक्ट टाइम पता चलता है कि कितने टाइम ये सॉल्यूशन 1 चलेगा, कितने टाइम सॉल्यूशन 2 चलेगा। रन करने से पहले ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है पता करना, तो हम ये कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं जिससे हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं। आपने नोटिस किया होगा गूगल मैप्स में हमने कोई डेस्टिनेशन डाली तो वो बता देता है कि इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आपको इतने मिनट लगेंगे। अब उसको कैसे पता कि मैं कौन सा व्हीकल ले जा रहा हूँ, उसको कैसे पता कि कितना ट्रैफिक होगा रास्ते में, सब पता है, ठीक है, उसको सैटेलाइट से। अब वो भी एक एस्टिमेटेड टाइम ही बता रहे हैं ना। हो सकता है मेरे जाते वक्त ही किसी मिनिस्टर की गाड़ी आ गई और पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया, तो मुझे 10 मिनट की जगह 40 मिनट लग जाएंगे। उस केस में एक्सेप्शंस होते हैं, बट ये एक एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन में, ठीक है। सॉरी मैं वापस इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। असिम्प्टोटिक नोटेशंस हम यूज़ करेंगे टाइम कितना लग रहा है इन एल्गोरिदम्स को या फिर इन सॉल्यूशंस को ये पता करने के लिए। 3 असिम्प्टोटिक नोटेशंस है जो हम यूज़ करेंगे हमारे सिलेबस में। वैसे 5 हैं, पर 4-5 मैं बता ही नहीं रहा अभी, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये भी मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा। ओ है एक ओमेगा है और एक है थीटा, ठीक है। ये ओ सिर्फ हमारा फिज़िक्स वाला नहीं है, ये दोनों तो हमने फिज़िक्स में पढ़ी है, पर चलो मतलब कुछ और है, छोड़ो, वापस डेप्थ में जा रहे हैं हम, ठीक है। स्पीड शायद मेरी ज़्यादा हो रही है, मैं स्पीड थोड़ी कम कर रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। ओ हमारा यूज़ होगा वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस या फिर अपर बाउंड। बेस्ट केस में ये यूज़ होगा, ये एवरेज केस में यूज़ होगा। अच्छा, स्पीड और कम थोड़ी। हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 5 से 10 सेकंड्स तक ये एल्गोरिदम चल सकता है हमारा। गूगल मैप ऐसा एस्टिमेशन नहीं लगाता, इसका एवरेज दे देता है कि 7 सेकंड तक चलने वाला है, पर छोड़ो, 5 से 10 सेकंड तक ये एल्गोरिदम चल सकता है हमारा ALG1, ऐसा हमने एस्टिमेशन लगाया है एक। कैसे लगाया देखते हैं बाद में, ठीक है। अब बेस्ट केस में बहुत अच्छा चला एल्गोरिदम, मेमोरी खाली हुई, ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, तो उस केस में ट्रैफिक जाम रियल लाइफ में, तो उस केस में 5 सेकंड्स में एल्गोरिदम रन कंप्लीट हो जाएगा, रन होके। बेस्ट केस में बोला था ये मैंने, वर्स्ट केस में एल्गोरिदम 10 सेकंड लेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब हम कौन सा कंसिडर करेंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं बस थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल्स देने की ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा घर है और ये मैं घर में बैठा हूँ, और ये मेरी कॉलेज है एक्चुअली बड़ी सी, ठीक है। और मुझे कॉलेज जाना है और मेरी 1 घंटे में एग्ज़ाम है, और मेरा 1 घंटे का रास्ता है कॉलेज से घर तक, घर से कॉलेज तक, तो मैं ऑब्वियसली 1 घंटे पहले निकलूँगा। अब मैं यहाँ पे वर्स्ट केस लूँगा कि 1 घंटा मुझे पहुँचने में लग रहा है, तो मैं 1 घंटे पहले निकलूँगा या फिर उससे भी ज़्यादा पहले निकल जाऊँगा, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम भी 15 मिनट पहले है, ठीक है। अब बेस्ट केस क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, रास्ता 1 घंटे का है, पर मैं थोड़ा फास्ट जाके 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अब ये रिस्क मैं ऑब्वियसली एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं लूँगा, क्योंकि वर्स्ट केस कंसिडर करूँगा मैं कि मुझे बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, फिर भी मैं 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा, ठीक है। इस सिनेरियो में 1 आवर वर्स्ट केस हुआ था और 15 मिनट्स बेस्ट केस हुआ, या फिर बेस्ट केस कुछ और भी हो सकता है, बट वर्स्ट केस जो है कि उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं लगेगा कितना भी ट्रैफिक हुआ उस केस में, ठीक है। तो अपर बाउंड टाइम मतलब यही 10, लोअर बाउंड टाइम मतलब बेस्ट केस में 5। ये ओमेगा है, ये बिग ओ है, बिग ओ, ये ओमेगा, बिग ओमेगा है एक्चुअली, ये बिग थीटा, ठीक है। तो अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन पूछे एग्ज़ाम में, जिसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, पर ये ज़रूरी है, पूरे एल्गोरिदम्स में ही काम आएंगे, पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट का बन गया है और शायद मुझे इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, एग्जांपल लिया है। होपफुली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में डाउट नहीं होंगे। 2 और है, 4, 5, मैं सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, ये स्मॉल ओ और ये स्मॉल ओमेगा, ठीक है। ये दोनों इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में इक्वालिटी का, हम नहीं जा रहे इतना डेप्थ में, क्योंकि ये है पूछेंगे ही नहीं कहीं पे हमारे सिलेबस में।
आगे बढ़ते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है वो हमने देख लिया है, बट कहाँ यूज़ होंगे, क्यों यूज़ होंगे, वो हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लूप है 1 से लेकर n तक चल रहा है। ये मैंने किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड नहीं लिखा, ये मैंने एक एल्गोरिदम लिखा है। एल्गोरिदम कह लो या फिर सूडो कोड कह लो। और हमारे पेपर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोड लिखना पड़ेगा, सब याद रखना पड़ेगा, या फिर बनाने पड़ेंगे कोड, ऐसा कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। मैं एक फॉर लूप जो कि 1 फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फिर मैं पूरी बॉडी लिखूँगा, उसकी जगह मैं सिर्फ इतना लिखूँगा, या फिर मैं इंग्लिश में ही लिख लूँगा फॉर आई अंटिल एन, और फिर मैं ब्रैकेट बना दूंगा। ये दोनों ही, और इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो, किसी भी ये फॉर्मेट में लिखो, सिंटैक्स मैटर नहीं करता, बस समझ आना चाहिए रीड करने वाले को कि क्या कहना चाह रहे हो तुम, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया था डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो के स्टार्टिंग में, या फिर किसी के स्टार्टिंग में लिया था कि क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है और हिंदी इंग्लिश नहीं यूज़ होती। मुझे नहीं याद किस में लिया था, पर उसका एग्जांपल इस केस में यहाँ पे वायोलेट नहीं कर रहा। अच्छा छोड़ो, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे फिर से। ये केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। कैसे होगी? हम 1 से लेके n तक की सारी वैल्यूज़ को आइटरेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और जो भी n की वैल्यू है वहाँ तक, तो ऑर्डर ऑफ n होगी। ये मैंने सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ओवरव्यू दिया है। एग्जैक्ट क्या होता है और असिम्प्टोटिक नोटेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एम है सीधा जंप करना डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे। एक्चुअली सॉर्टिंग टेक्निक्स आनी चाहिए थी बीच में, बट सिंस मैंने सॉर्टिंग टेक्निक्स डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो के आई गेस एंड सेम वाली वीडियो के एंड में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। मैंने एक वेबसाइट का रेफरेंस लिया था visualgo.net, और यहीं जाके मैंने वो टेक्निक समझाए थे। अगर किसी को याद ना हो तो वहाँ जाके देख सकते हो, सीधा लास्ट में जंप कर लेना। लास्ट के आई गेस 5 मिनट में वो टेक्निक्स है, जिसमें उसी वेबसाइट पे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये सब कवर्ड है। कोई कवर्ड ना हो सॉर्टिंग टेक्निक तो इस वेबसाइट पे जाके आप खुद भी आइटरेट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा इससे कोई अच्छा रिसोर्स सॉर्टिंग टेक्निक समझाने के लिए होगा। ये वेबसाइट की लिंक मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी थी, यहाँ भी मैं दे दूँगा अगर डिस्क्रिप्शन में मैं दे पाया तो। अगर ना दिया, मैंने सपोज़ भूल गया, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो है ही। चलो, ये सॉर्टिंग टेक्निक्स तो हो गई है। 2 चीज़ उसमें मैंने शायद क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट भी कवर किया था, बट वो मैं एक ओवरव्यू दे दूँगा वापस, क्योंकि हम जंप कर रहे हैं सीधा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर क्यों पॉपुलर है? हम इंडियंस यूज़ करते हैं ये टर्म कि ये कह के कि ब्रिटिशर्स ने ये रूल इंडिया पे किया था, ठीक है। स्टोरी रखते हैं बैकएंड में। अभी देखते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्यूर क्या कहता है। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, और ये चीज़ एक बार नहीं होगी, ये चीज़ रिकर्सिवली होगी। ये तब तक होगी जब तक एक प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं बन जाती कि उसको चुटकी में सॉल्व कर दे, ठीक है। चुटकी में सॉल्व कर दे, इतनी प्रॉब्लम बनानी है और इतनी सी कर देनी है तोड़ के कि वो फिर चुटकी में सॉल्व हो जाए। ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर कहता है। और सॉल्व करने के बाद वापस जोड़ देने हैं, ऊपर लाके नॉर्मल प्रॉब्लम बना देनी है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेगा बाइनरी सर्च का या फिर मर्ज सॉर्ट का। पर सिंस हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे तो मैं रहने देता हूँ। मैं सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ बाइनरी सर्च का। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च मैंने डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो में पढ़ा है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैंने वहाँ नहीं तो कहीं और तो बताया ही है मुझे वीडियो में, ठीक है। तो बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च होपफुली सबने वहाँ पे देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो इस स्टेज पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आना ही चाहिए, ठीक है। एक एरे मैं ले रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एनालिसिस है सिर्फ, ठीक है। ये लीनियर सर्च के थ्रू इसमें कोई की फाइंड कर रहा हूँ और एक बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड कर रहा हूँ। इस एरे की साइज़ मान लो ये है 1024। मैं जनरली यही एग्जांपल लूँगा। तो लीनियर सर्च के
केस में हमें इसमें 1024 कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे की से। ठीक है, सीधी बात है, सबको पता है ये। बाइनरी सर्च के केस में क्या होगा, क्या लगता है, कितने कम होंगे? बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी log n बेस 2 है। इस केस में n की वैल्यू होगी 1024। तो जिस अप्रोच से मैंने बताया लॉग फाइंड करना है, उस अप्रोच से अगर फाइंड करेंगे तो सीधी लॉग इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 10। बहुत शॉकिंग है, होना चाहिए। अगर आपको शॉक नहीं लगा तो लगना चाहिए, थोड़ा पीछे जाके वापस देखना, क्योंकि कहाँ लीनियर सर्च 1024 अप्रोचेस कंपैरिजन्स ले रहा था। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनरी सर्च ने सिर्फ 10 कंपैरिजन्स लिए। मतलब ये ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 में सॉल्व हो गया। ये सॉल्व हुआ था ऑर्डर ऑफ n, 1024 एलिमेंट्स थे तो इसने 1024 कंपैरिजन्स लिए, इसने 10 कंपैरिजन्स लिए सिर्फ। अच्छा, और ज़्यादा वर्स्ट केस ले लो, 2048 एलिमेंट्स होते तो सीधी बात है, ऑर्डर ऑफ n के केस में 2048 कंपैरिजन्स लगते है ना। बाइनरी सर्च के केस में कितने लगते हैं? log 2 बेस 2048 ले लो तो ये सिर्फ 11 बनेगा। एक कंपैरिजन और किया, क्योंकि बाइनरी सर्च क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ दे रहा है। अब यहाँ 2048 है टोटल एरे का साइज़, तो इसने एक ही बार में बीच वाले एलिमेंट को कंपेयर करके पता कर लिया कि मेरा की जो है वो राइट साइड हो सकता है या लेफ़्ट साइड हो सकता है। जिसको नहीं पता, वो बाइनरी सर्च में एरे सॉर्टेड वे में होता है, तो उसे पता चल जाता, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरी की जो है वो लेफ़्ट में होगी या फिर राइट में होगी। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च का एडवांटेज है कि वो बहुत कम टाइम में वही काम कर देता है जो लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा टाइम में लेता है। देखो सीधी बात है, कितने कंपैरिजन्स बच रहे हैं वो दिख रहा है। 2048 माइनस 11 कर दो, 2037, इतने कंपैरिजन्स बच रहे हैं। मान लो एक कंपैरिजन करने के लिए 1 रुपीज़ लग रहा है। ये रिसोर्सेज की बात है कि कंप्यूटिंग कॉस्ट कितना लगा। इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग रही है, कंप्यूटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, ये सब मान लो 1 रुपये में 1 यूनिट कंपेयर हो रहा है, 1 रुपये में एक टर्म कंपेयर हो रहा है। तो टोटल इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए 2048 रुपीज़ लग रहे हैं लीनियर सर्च में, बट बाइनरी सर्च के केस में 11 रुपीज़ लग रहे हैं, सिर्फ 11 रुपीज़, और सीधा इतने रुपीज़ का प्रॉफिट है। सॉरी, फिर से डेप्थ में जाने के लिए, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च अब होपफुली सबको पता चल गया होगा और फिर से कराने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। वैसे डेटा सेक्शन में हमने देख लिया था सेम चीज़, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च, और यहाँ पे भी हमने फिर से देख लिया है एक बार ऊपर से। तो लीनियर सर्च बाइनरी सर्च होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है वो समझ गए हैं कि प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना है। जैसे बाइनरी सर्च में हमने तोड़ दिया था एक एरे को 2 सब एरेज़ में, उन 2 सब एरेज़ को और 2 सब एरेज़ में, जब तक एक की वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती। ठीक है, वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च, ये मैं वर्स्ट केस कंपैरिजन्स की बात कर रहा था। बेस्ट केस में ऑब्वियसली लीनियर सर्च, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाइनरी सर्च से अच्छा परफॉर्म करे। छोड़ो इतनी सारी एनालिसिस, कोई पीएचडी नहीं करनी है एल्गोरिथम्स पर ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन हो गया इस एग्जांपल से अच्छे से, डिवाइड एंड कॉन्कर एक्सप्लेन हो गया। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं? मर्ज सॉर्ट में एग्जैक्ट सेम अप्रोच है, एग्जैक्ट वही अप्रोच है। हम एक एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड करते हैं, बस वहाँ सर्च कर रहे थे, यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं, और उन सब एरेज को फर्दर सब एरेज में डिवाइड करते हैं जब तक वो इतने छोटे ना हो जाए कि वो मैन्युअली हम सॉर्ट कर पाए। ऑब्वियसली दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक कंपैरिजन लगेगा और एक लगेगा स्वैप कॉल, स्वैप फंक्शन जो है उसको कॉल लगेगा। स्वैप प्री डिफाइंड होता है बिट स्टैंडर्ड C++ वाली लाइब्रेरी में, पर स्वैप का मतलब सबको पता है, हमने बहुत सारी चीज़ें स्वैप किए हैं, बहुत सारे एक्चुअल, छोड़ो। ठीक है, तो इसी तरह मर्ज सॉर्ट में पहले एरे को तोड़ते हैं फिर वापस जोड़ते हैं। ये तोड़ना जोड़ना कैसे होता है? बाइनरी सर्च में तो हमारे पास 2 अप्रोच है, आइटरेटिव अप्रोच है, मैंने शायद लास्ट टाइम एक्सप्लेन करते वक्त आइटरेटिव अप्रोच यूज़ किया था, बट बाइनरी सर्च का एक रिकर्सिव अप्रोच भी होता है जिसमें हम पैरामीटर्स में सिर्फ मिड और लास्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, स्टार्टिंग, मिड और लास्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो वो फंक्शन कॉल
फिर सब एरे के लिए हो जाता है। तो इस तरह तोड़ फोड़ करता है रिकर्जन। अगर रिकर्जन नहीं आता तो एल्गोरिदम पूरे सिलेबस में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने समझा दिया, और रिकर्जन मैंने लास्ट वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर वाले में बहुत अच्छे से समझाया था। इवन एक बहुत डिफ़िकल्ट ख़तरनाक टावर ऑफ हनोई नाम की प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी रिकर्सिव अप्रोच से ही। तो रिकर्जन होपफुली सबको क्लियर होगा अभी तक। तो अगर वो वीडियो से फॉलो कर रहे हो, तो नहीं फॉलो कर रहे हो फिर भी ऑब्वियसली रिकर्जन सबको आता है। रिकर्जन क्या है, होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अंटिल अ बेस केस इज़ अचीव्ड, या फिर ऐसा ही कुछ डेफिनेशन होता है। सब में अलग अलग टर्म्स में बड़ा हो सकता है। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? मर्ज सॉर्ट हमने देख लिया ऊपर से। ठीक है, अगर इसको डेप्थ में देखना हो, इसका एल्गोरिदम देखना हो, इसका फ़्लो कैसे रहता है वो देखना हो, तो visualgo.net मैंने वेबसाइट बताया, वहाँ मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट दोनों ही है। शायद विजुअलाइजेशन से पता ना चले, और साइड में एल्गोरिदम होगा वो मिल जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। और शायद मैंने वो डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट में कवर किया ही था कि मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट कैसे काम करते हैं। क्विक सॉर्ट भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं मर्ज सॉर्ट की तरह। और दोनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर के ये है अप्रोचेस है। दोनों ही अप्रोचेस डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करते हैं। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा अलग है। कम वो कहते हैं ना, शूज़ दिखने में सेम है, कंपनी अलग है। शूज़ हो कुछ भी हो, ठीक है, दिखने में सेम है, दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ करते हैं। बस इसमें है ना एक एलिमेंट आता है पाइवट नाम से, और इसमें हमारा एम क्या रहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से पहले फाइंड करो पाइवट से छोटे कितने हैं। ठीक है, पाइवट से छोटे जितने हो उतनी लेफ़्ट साइड में जगह छोड़ के पाइवट को नेक्स्ट पे रख दो। ठीक है, पाइवट से छोटे समझो 4 एलिमेंट्स है, तो पाइवट को 4th इंडेक्स पे रख दो। ठीक है, 5th पे क्यों नहीं, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो जो 4 एलिमेंट्स थे वो इन 4 इंडेक्सेस पे आगे फ्यूचर में आ जाएंगे। अभी के लिए पाइवट एलिमेंट जो है उससे छोटे 4 थे, तो 4th इंडेक्स पे रख दो। वो बाकी आगे वाले सारे पाइवट बन के अपनी सही पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 4th के लिए हमने सारे एलिमेंट्स कंपेयर किए, 3rd के लिए, 2nd के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, और आगे के बड़े सारे एलिमेंट्स के लिए भी सेम चीज़ होगी। ठीक है, ये है अप्रोच क्विक सॉर्ट का। सेम है, रिकर्जन कॉल लगेगा सारे एलिमेंट्स के लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो है ना, देखो आप खुद फाइंड कर सकते हो, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ मैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है पाइवट एलिमेंट्स पे। ठीक है, पाइवट किसको चूज़ किया है उस पर। अब पाइवट हमने जितना बीच वाले एलिमेंट से दूर चूज़ किया होगा, मतलब जैसे देखो फर्स्ट एलिमेंट सबसे छोटा है, ठीक है, और हमने उसको पाइवट चूज़ किया, तो ऑब्वियसली उससे लेफ़्ट में तो कोई नहीं आने वाला, फिर भी हम फालतू के कंपैरिजंस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, और मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो फिर वो लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, जो एक्चुअली एल्गोरिदम्स का एम है। एल्गोरिदम सब्जेक्ट का एम ही है लॉजिक बिल्ड करना। तो आप आइट्रेट करो और लॉजिक बिल्ड करो कि क्या वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मैंने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में बता दिया कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। फाइंड करो, अगर नहीं फाइंड करना या फिर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ निकालना है, तो उसके लिए एक चार्ट भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर वाली वीडियो में दिया था, और इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए शायद वो चार्ट मैं नहीं डाल पाऊँगा। पर ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव पे अपलोड करके या कुछ करके मैं चार्ट दे दूँगा। मुझे अगर चार्ट ना दिया मैंने तो कमेंट कर देना, शायद वो एज अ रिमाइंडर काम करे, और मैं चार्ट दे दूंगा जहाँ पे हर एल्गोरिदम की, जितने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है सारे एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और सारी डिटेल्स दी हुई है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, सारी चीज़ें। ठीक है, मोस्टली हम वर्स्ट केस यूज़ करेंगे क्योंकि हम कॉलेज वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्विक सॉर्ट हो गया हमारा। और डिवाइड एंड कॉन्कर में और क्या क्या टेक्निक्स हैं, मैं एक सेकेंड फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, और मिन मैक्स प्रॉब्लम है एक। मिन मैक्स प्रॉब्लम क्या है, हम मिनिमम एलिमेंट एक एरे में और मैक्सिमम एलिमेंट एक एरे में, ये ढूंढने के लिए हम यूजुअली ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेते हैं, क्योंकि हम लीनियरली सर्च करते हैं। ठीक है, एक मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, और फिर उसे सारे के साथ कंपेयर करेंगे। उससे छोटा कोई मिलेगा तो उसको मिनिमम बना लेंगे, सेम मैक्सिमम के लिए। उससे बड़ा कोई मिलेगा तो उसको मैक्सिमम बना लेंगे। ये ऑर्डर ऑफ एन में होता है। एक्चुअली हमारा जो मिन मैक्स एल्गोरिदम है, जो डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करके
कंपैरिजन ये करता है, मिन मैक्स फाइंड करता है, वो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही लेगा, बट उस केस में कंपैरिजन्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। मिन मैक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट और चीज़ें हैं जो जिसके आने के चांस इनसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो सॉर्टिंग हमारी ख़त्म हो गई है ना, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों में से एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों डिवाइड एंड कॉन्क्योर बेस्ड है, और प्लस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनमें से रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो या फिर क्वेश्चन बैंक देख लो, तो मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सेम गोज़ फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, इसलिए मैंने इन सब का नाम लिया है स्पेसिफिकली वीडियो में। बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि शेल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, बट ये चीज़ें मैंने कवर नहीं किया। शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इतने सारे चीज़ें कवर नहीं की, क्योंकि ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेन चीज़ कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है जो नॉन कंपैरिजन बेस्ड है, जिसमें हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं करते, तो वो सॉर्टिंग टेक्निक समझने के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए जो कि पहले से आनी चाहिए। मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी है हम एंड मोमेंट पे सिर्फ उतनों को ही कवर कर सकते हैं, और कोई है जिसे जिसे ये चीज़ें डेप्थ में समझनी है, तो वो बाकी यही सेम, जैसे किसी को हीप सॉर्ट समझना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीप सॉर्ट ही सर्च करके वो समझ सकता है। क्योंकि इस एल्गोरिदम का एडवांटेज क्या है कि क्वेश्चंस के साथ साथ प्रॉब्लम्स कौन से हमारे सिलेबस में वो सीधा दिया हुआ है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर में बाइनरी सर्च है, सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ग्रीडी में हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज है, क्रुस्कल्स प्रिम्स एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ है, नैपसैक प्रॉब्लम है, डाइजेक्स्ट्रास जो भी बोलो वो प्रॉब्लम है, हफमैन कोड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियरली दी हुई है कि यही हमारे ग्रीडी टेक्निक का पार्ट है, तो सीधा यही चीज़ें सर्च करो। 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, वो समझा देंगे, ठीक है। हीप सॉर्ट का मैंने एग्जांपल लिया, वो गलती थी मेरी, क्योंकि हीप सॉर्ट को समझने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और मैं ऑब्वियसली हीप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बाइनरी सर्च ट्री क्या है लास्ट वीडियो में बताया था, पर हीपीफाई एल्गोरिदम एक आती है जो कि एक एरे को हीप में कन्वर्ट करती है। हीप होपफुली सबको पता होगा, हीप एक ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। वो मैं चिन्न स्वामी अय्यर की तरह नहीं करना चाहता, पर हाँ उसके लिए हीपीफाई एल्गोरिदम आना चाहिए, और हीप किस तरह काम करता है ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी को फिर भी जानना है तो सर्च कर सकता है, बट मैं अभी वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिसके मिड सेम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऑब्वियसली पूरा सिलेबस गो थ्रू कर रहा हूँ एक बार ऊपर से, पर जिन चीज़ों के मिड सेम में आने के चांसेस ज़्यादा है वो मैं थोड़ा डेप्थ में ले रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा, सॉरी। हम मूव करते हैं ग्रीडी पे, ठीक है। ग्रीडी क्या कहता है? ग्रीडी एक टेक्निक है, सेम एज डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इतने टाइम में डिवाइड एंड कॉन्क्योर ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि 1-2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम्स नहीं है डिवाइड एंड कॉन्क्योर पे। डिवाइड एंड कॉन्क्योर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो कि मैंने वेबसाइट्स का नाम बताया, आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद ही ऑब्वियसली, ठीक है। ग्रीडी टेक्निक है जो कि ह्यूमन नेचर को डिफाइन करती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। ह्यूमंस चाहते हैं कि अभी हमें प्रॉफिट हो जाए, बाद में तो प्रॉफिट हम करके ही रहेंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर एक वर्ड है फेमस, अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर ऑब्वियसली जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनको पता होगा, और जो बहुत ज़्यादा शातिर है और इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते उनको पता होगा, ठीक है भाई। हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग स्पेसिफिकली इसकी बात हो रही है, ठीक है। जो जानते हैं इसके बारे में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाकी लोगों से बहुत आगे हैं, और जो नहीं जानते वो करो रिसर्च, शायद आप भी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीडी में हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स जो है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो है, डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज़ का, कि अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ है अभी इस स्टेज पे, हम डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम में, आपको याद होगा हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस चीज़ को डेप्थ में देखा ही था, ठीक है। ये ग्राफ है, यही ग्राफ लेते हैं यूजुअली सब लोग एग्जांपल में, और आपने देखा होगा कि यहाँ ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है,
तो सोर्स से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एजेस है ना, उनके हम वेट लिख के रखते हैं वही, जैसे इसका 5 है, इसका 7 है, पर ये जो वर्टिसेस है ये से सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं इनिशियली। ठीक है, इनफाइनाइट हम मैथ्स में मान सकते हैं, कंप्यूटर में नहीं मान सकते। तो इसमें इंटीजर मैक्स नाम का एक वो आता है, हैश डिफाइन करके मैक्रो आता है। इंटीजर मैक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड बिट C++ लाइब्रेरी यूज़ करके इसको प्री डिफाइन किया हुआ यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर मैक्स का मतलब क्या है, बेसिकली एक मैक्सिमम वैल्यू जो एक इंटीजर में स्टोर हो सकती है वो होती है, जो इनफाइनाइट की तरह काम करती है। हमारे क्विक सॉर्ट में भी ये चीज़ यूज़ होती है। क्विक सॉर्ट में कैसे होती है सबको पता है, क्योंकि हम लास्ट में हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि लास्ट वाला टर्म जो है वो सॉर्टेड है, तो हम जे पॉइंटर जो है वो लास्ट में रखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला ना, हर एलिमेंट को कंपेयर करें, बीच में एक पाइवट होगा और आई और जे तब तक चलते रहेंगे, आई जब तक जे। अच्छा सॉरी, क्विक सॉर्ट में मैं वापस नहीं जा रहा, मुझे डेप्थ में जाना ही नहीं है, पर ये चीज़ इंटीजर मैक्स यूज़ होगा क्विक सॉर्ट में भी। कैसे वो आपको अगर नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो क्विक सॉर्ट, या फिर जो मैंने वेबसाइट बताई वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे शायद यही अप्रोच यूज़ किया हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है। ना हो फिर भी 10-15 मिनट की इस पे वीडियो होगी, और क्विक सॉर्ट ज़रूरी भी है, तो ये देख सकते हो। पर मैंने एक्चुअली जो बताया वो अप्रोच ही इनफ है क्विक सॉर्ट के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा एरे दे दे वो लोग और बोले कि इस एरे के लिए क्विक सॉर्ट से सॉल्व करो, इसके चांसेस कम है। हालांकि क्विक सॉर्ट को एक्सप्लेन करने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर का पार्ट है। हम इंजीनियर हैं, हमको 2 लाइंस को 20 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो पता है। आपने नोटिस किया होगा, इंजीनियर्स पूछते आगे पीछे वालों को कि तू बस ये बता दे क्या है, बाकी 20 पेज में बना के लिख लूँगा, उसके ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं हमसे। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी नॉनसेंस ख़त्म करते हैं, और ये भी टर्म मेंशन करने जैसा नहीं है नोट्स में। ठीक है, कहने का मतलब ग्रीडी टेक्निक क्या कहता है कि हमें अभी जो बेनिफिट मिल रहा है ले लो, बाद में जो बेनिफिट मिल रहा होगा वो हम कोशिश करेंगे लेने की। अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ है 5 और इस केस में 7 था, तो अभी जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर कर लो, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी, बहुत एफिशिएंट, बहुत हार्ड टेक्निक है, जो कि ऐसा नहीं मानती। डायनामिक प्रोग्रामिंग ग्रीडी टेक्निक का ही बड़ा भाई है। वो ऐसे मानता है कि अभी कोई भी स्टेप लिया हो मैंने, बाद में मैं जितने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स ले रहा हूँ वो एफिशिएंट होने चाहिए। अभी मुझे भले ही ज़्यादा वेट वाला एड्ज लेना पड़े, जो कि ये है इस केस में, बट बाद में मुझे ओवरऑल पूरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है, ओवरऑल पाथ मुझे शॉर्टेस्ट मिलना चाहिए। अभी भले ही मुझे एक लंबा पाथ चूज़ करना पड़े। डायनामिक प्रोग्रामिंग जानता है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, ऐसा मेरा कहना है। थोड़ा मैंने बहुत दूर के टर्म्स को रिलेट कर दिया, एक इकोनॉमिक्स और एक पर छोड़ो। ठीक है, ये अप्रोच है डायनामिक प्रोग्रामिंग। एक्चुअली डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ना, वो हर एक सिनेरियो को कंसिडर करता है, फिर उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ है या फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट केस है उसको लेके वो सॉल्यूशन बताता है। टेबुलर फॉर्म, अगर आपको पता है डायनामिक प्रोग्रामिंग को टेबुलर फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में हर चीज़ का ट्रैक रखता है कि ये करने पे, ये स्टेप लेने पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये स्टेप करने पे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होगा। इसको समझने के लिए हमारे पास स्नैपशॉट प्रॉब्लम है। अगेन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब हाँ, वही प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और ये प्रॉब्लम को हम ग्रीडी टेक्निक से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ग्रीडी से क्यों करेंगे, क्योंकि ये है फ्रैक्शनल नैपसैक। एक और है 01 नैपसैक, चलो इसको बाद में, डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो उसमें देखेंगे। फ्रैक्शनल नैपसैक क्या कहता है? फ्रैक्शनल नैपसैक कहता है कि एक मेरे पास बैग है, उसकी कैपेसिटी है 15, और मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मेरे पास उन आइटम्स के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है और उन आइटम्स का वेट है। ठीक है, मान लो 15 kg का मेरे पास एक बैग है,
नैपसैक का अगर मतलब देखें सिंपल मतलब तो एक बैग मान लो, कॉलेज का बैग है, ठीक है, 15 kg का है, और ये वेट आइटम्स मान लो बुक्स है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, 5 ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई बनाया एग्जांपल नहीं ले रहा। और मान लो ये उनका प्रॉफिट, मतलब उसको मान लो बुक पढ़ने नहीं ले जा रहे, बेचने ले जा रहे हैं ठीक है। प्रॉफिट इस केस में मान लो ये है 10, 8, 6, 11 और कुछ ले लो 3, ठीक है। वेट है उनका 3, 4, 6, 8, 9, ठीक है। फ्रैक्शनल नैपसैक का सिर्फ ये क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं, अभी तो आंसर शुरू भी नहीं हुआ। और ये n की वैल्यू एक मैं ले लेता हूँ 5, क्योंकि 5 बुक्स हैं हमारे पास, 5 आइटम्स हैं हमारे पास, ठीक है। n क्या है आइटम्स, और m क्या है नैपसैक या फिर बैग का वेट, कितना वेट मैं कैरी कर सकता हूँ उस बैग में। अब मुझे क्या करना है कि उस बैग में मैक्सिमम बुक्स ले जानी है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए एक्चुअली, और बुक्स मुझे ले जानी है इस तरह कि मैं इस वेट के अंदर जितनी बुक्स आ सकते हैं उतनी ही ले जाऊंगा, वो तो सीधी बात है, और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन तो सबको समझ आ ही गया होगा, क्वेश्चन समझने में क्या चैलेंज है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स की इतनी बुक है, मान लो 1 kg की एक बुक है तो 3 kg 3 बुक्स है, 1 सब्जेक्ट की, 4 बुक्स है 2 सब्जेक्ट की, ऐसा, ठीक है। फिर से मैं डेप्थ में चला गया, सॉरी। तो मान लो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहली बुक, दूसरी बुक, 3, 4, 5, ये 5 बुक्स मैंने ले ली है, और ये 5 बुक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे एक ग्रीडी में क्या है, मैं एक फार्मूला निकाल लूँगा कि किस बुक का कितना, किस बुक ले, देखो 3 वेट ले जाने पे मुझे 10 प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 वेट ले जाने पे कितना प्रॉफिट होगा ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। 10/3 होगा, वो सीधी बात है, इक्वल्स टू 3.33 और बहुत बार 3, ठीक है, 3.33 आ रहा है इसका आंसर। ये फर्स्ट बुक को मैं कैरी करूँगा तो पर बुक 3 बुक्स का मेरे को 10 आ रहा है, तो एक बुक का 3.33 आएगा, ठीक है। सेकंड बुक का मैं ले रहा हूँ तो 8/4 टू प्रॉफिट पर बुक, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये बुक्स है और ये उनके एक बुक की प्रॉफिट है, ठीक है। थर्ड बुक ले रही है मेरी 6 प्रॉफिट और 6 उसका वेट है, तो 1 पर बुक, ओके। फोर्थ है 11/8 इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 7/3 फिफ्थ बुक के लिए इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब फ़र्स्ट बुक तो मुझे ले ही जानी है, फ़र्स्ट बुक मुझे बहुत महंगी पड़ी थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो फर्स्ट बुक के कितने 3 kgs है, तो मैं 15 - 3 12 किलो मेरे पास बचा है कैपेसिटी बैग में। बैग 15 kg का था ना, और प्रॉफिट मुझे कितना मिला है, 10 प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये रहा 10 प्रॉफिट। होपफुली समझ में आ रहा है, अभी तक ना आए तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है उससे समझ आ जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट जो था वो हमने ले लिया है प्रॉफिट। सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ये है मेरे हिसाब से 2 पॉइंट समथिंग वाला, क्योंकि ये 2 है वो 2 पॉइंट समथिंग है तो बड़ा ही हुआ वो। तो मुझे इससे 7 प्रॉफिट मिल रहा है, 7 है या क्या है, मैंने एक गलती कर दी। अगर किसी ने गलती नोटिस की तो भाई तुम टॉप करोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। 3/7 आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि प्रॉफिट 3 है और ये 7 है। मैंने एग्जांपल ही ख़राब लिया है, तो इसमें 0.4 समथिंग आएगा, और ये बहुत घटिया बुक थी तो मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा इस बुक को, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, और मैं किसी और बुक को कंसिडर करूँगा। मान लो ये 2 वाली जो है, क्योंकि हाईएस्ट अभी तो उसका ही है ना, तो 2 जो है इसका पर बुक प्रॉफिट है, और ये कौन सी 2 सेकंड बुक थी ना, तो इससे मुझे 8 प्रॉफिट मिला, और ये बुक का वेट था -4, ये 4 इसका वेट था, तो मेरी कैपेसिटी बची 8 kg, ठीक है। ओह, इसको मैं कहाँ मिटा रहा हूँ, प्लस ये दोनों बुक्स मैंने पूरी ले ली, और मेरी बैग में अभी भी 8 कैपेसिटी है, ओके।
ओके, नेक्स्ट बिगेस्ट है ये 1 पॉइंट समथिंग वाली, ठीक है। तो मैं 4th वाली बुक को ले रहा हूँ, ये वाली को। ये मुझे प्रॉफिट 11 देगी और ये मुझे वेट 8 हो रहा है, मतलब -8 = 0। समझ आया कैसे हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया? प्रॉफिट कितना होता है? 11 + 8 19 + 10 29 प्रॉफिट हुआ। और ये हमने 3 सब्जेक्ट की बुक्स जो है कंसिडर किया ले जाने के लिए, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 29 ही होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर चेक करें तो। पर क्या ये सच में मैक्सिमम प्रॉफिट है? क्या इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? हो सकता है। कैसे? वो डायनामिक प्रोग्रामिंग वाले 01 नैपसैक में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। मान लो ये मेरे पास 16 कैपेसिटी होती तो 9 यहाँ पे बचता, और 9 - 8 1 कैपेसिटी बचती। तो मैं एक और 1 kg और स्पेस है तो और भी कुछ ले सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ पे क्या करता, ये 3 हो गए कंसिडर हमारे। तो अब बचा ये वाला नेक्स्ट, ठीक है, जो 1 प्रॉफिट पर बुक दे रहा है। कौन सा वाला है? 3rd वाली बुक। तो इसका मैं क्या करूँगा, -1 एक ले लूँगा इन 6 में से। 6 बुक्स थी जो इस सब्जेक्ट की, उनमें से एक बुक ले लूँगा और प्रॉफिट में 1 जोड़ दूँगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। पर ये अलग सिनेरियो है। अगर मेरे पास यहाँ पे 16 होता 15 की जगह तो, पर मेरे पास 15 ही है अभी, तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस बुक को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 15 स्पेस थी। क्या मतलब कि मैंने 6/6 ये 6/6 मतलब इन 6 में से एक वेट मैंने उठा लिया, फ्रैक्शन ऑफ आइटम्स मैंने उठा ली, इसलिए फ्रैक्शनल नैपसैक है। 01 नैपसैक में ऐसा हम नहीं कर सकते। और वो 01 नैपसैक एक्चुअली अप्रोच ही अलग है, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करता है वो अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। ग्रीडी में और भी चीज़ें हैं, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, MST, ठीक है। MST भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम कहीं कहीं सुने हुए लग रहे होंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में 2 एल्गोरिदम्स आते हैं, क्रुस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिदम, जो कि यूज़ होते हैं ग्राफ के मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज फाइंड करने के लिए। किसी को अगर नहीं पता कैसे क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास शायद कॉपी किया हुआ एक एग्जांपल पड़ा होगा, नहीं है, ठीक है। ये एक ग्राफ है और मुझे इस ग्राफ का मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है, ठीक है। मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं उसके लिए ट्री क्या होता है। ट्री एक ग्राफ का एक सबसेट हो सकता है जिसमें साइकिल ना हो तो मतलब बाइक हो, नहीं, बाइक साइकिल कुछ ना हो। ट्री का मतलब क्या है, मैं देखो समझा रहा हूँ। एक ट्री एक वो चीज़ है जो सारे नोड कवर करता है। मिनिमल स्पैनिंग ट्री ही देखते हैं सीधा, जो सारे नोड कवर करता है, सारे नोड को टच कर रहा है। नोड नहीं पता अगर, तो ये A, B, C, D, E, F ये सारी नोड्स हैं। नोड नहीं पता तो ये सारी नोड्स है। और एजेस क्या है? जो इनको कनेक्ट कर रहा है वो एजेस है, ठीक है। ये ग्राफ के बारे में हुआ। ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन रट गया है, ठीक है। ये नोड्स है और ये एजेस है। अब हमें क्या करना है, एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। मिनिमम बोलता है कोई और कोई बोल रहा है मिनिमल, ठीक है। जो बुलाना है बुला लो, एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एम क्या है कि इस ग्राफ में से कोई ऐसा ट्री बनाओ जिसमें सारी वर्टाइसेस कनेक्टेड हो, साइकिल ना हो। साइकिल का मतलब है कि कभी भी मैं एक पॉइंट से अगर निकल रहा हूँ, ए से मैं निकल रहा हूँ, तो मैं घूम फिर के वापस ए पे आ गया तो वो साइकिल बन गई, ठीक है। मैं कभी भी घूम फिर के वापस ए पे नहीं आ सकता। एक बार घर से निकल गया तो मैं पूरा दुनिया घूम लूँगा। सॉरी, ये एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इन लेम जोक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि एक ट्री बना लो जिसमें नो साइकिल नहीं होनी चाहिए, जिसमें सारी वर्टाइसेस कवर होनी चाहिए, सारी
और कुछ नहीं है, बाद में देखते हैं अगर कुछ होगा तो। ठीक है, तो इस ग्राफ का मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है मुझे। 2 एल्गोरिदम्स है मेरे पास, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम। सबसे पहले देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में ये कैसे बनेगा। उसके लिए मैं A B C, यहाँ E है मेरा, यहाँ D है और यहाँ F है। मैंने वर्टाइसेस सारे एज इट इज़ ले लिए हैं और ये एज इट इज़ ही करना था पर थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, ये सारे मेरे वर्टाइसेस है। एजेस मैंने एक भी ड्रा नहीं किया क्योंकि मुझे सारे एजेस लेने नहीं है। कौन से लेने हैं वो देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रुस्कल्स एल्गोरिदम की। उससे पहले मैं इसे कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये प्रिम्स एल्गोरिदम में भी काम आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्रुस्कल्स एल्गोरिदम की। शायद मेरे प्रोनाउंस करने से समझ ना आया हो, बट मेरी हैंड राइटिंग से समझ आ गया हो, शायद उससे भी ना आया हो। ठीक है, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम क्या कहता है, कोई भी एक वर्टेक्स उठाओ, वर्टेक्स कोई भी उठा लो। मैं उठा रहा हूँ A, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ और सारे कॉम्बिनेशंस जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ट्राई करते जाओ कौन सा शॉर्ट होता है। सॉरी, मैं इनके वेट देना भूल गया। इसका मान लो 6 नहीं, छोटा देते हैं। इसका मान लो 1 है, इसका 2 है। ठीक है, छोटे क्यों लिया, छोड़ो उसको। मेरा अप्रोच क्या है, मैंने A से शुरू किया है। मुझे पता है A से मुझे शुरू करना है। कहाँ गया, ये रहा। मैंने A से शुरू किया है और मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को यूज़ करके। अब मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं A पे मेरे पास एक ये रास्ता है 2 वाला और एक मेरे पास ये रास्ता है 3 वाला। मैं कौन सा चूज़ करूँगा, ऑब्वियसली 2 वाला। एक ये पाथ मैंने बना लिया। ठीक है, मेरा वेट कितना हुआ 2। मेरे को कम से कम वेट रखना है। A से मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 और 3, तो मैंने 2 चूज़ किया कम से कम रखने के लिए। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, या तो मेरे पास ये 3 वाला ऑप्शन अभी भी पड़ा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब हाँ सच में पड़ा है। 3 वाला ऑप्शन अभी भी पड़ा है और मैं B पे तो आ ही गया हूँ, यहाँ तक देखो ये लाइन लेके आ ही गया हूँ। तो अब मेरे पास B वाले भी ऑप्शन आ जाएंगे ना। मेरे पास ये 1 वाला ऑप्शन है, B से जितने कनेक्टेड है उतने सारे ऑप्शन है। ये 1 वाला पाथ है, ये 5 वाला पाथ भी है, और कोई B से है क्या, और तो 2 वाला है, पर वो तो हमने ऑलरेडी आज ड्रॉ कर दिया है। तो मेरे पास कौन सा है, 1 5 और 3 सॉरी ऊपर आना चाहिए, 3 1 5, क्योंकि ये 3 वाला एक ऑप्शन है, मैं ये एज कनेक्ट कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये B और E कनेक्टेड है, और तीसरा ऑप्शन मेरे पास B और C भी कनेक्टेड है। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा, मुझे चूज़ करना है सबसे मिनिमम इनमें से, तो मैं 1 वाला चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे मैथ्स आती है थोड़ी सी, तो मैंने ये चूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे, अब मेरे पास ऑप्शंस बचे ऑब्वियसली ये 3, देन ये 5, पर अब मैं C पे भी पहुंच गया हूं। तो C पे कौन से ऑप्शन है, ये 1 वाला है, और कोई है क्या, और ये 3 वाला है जो कि हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, मिनिमम कौन सा दिख रहा है, 1 वाला दिख रहा है। सॉरी, मैंने ये 1 मेंशन करना भूल गया लास्ट टाइम वाला, और ये 1 एक और हमने स्टेप लिया। तो अब मैंने ज्वाइन किया ये पाथ और इसे हटा दे रहा हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, पर ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछने के 90% से ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सीधी बात है। तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये मैंने 1 वाले 2 ले लिए। मुझे क्या करना है, सारे जितने मैंने नोट्स विज़िट किए ABCD, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं, बस इतना ही काम है मेरा। ये 3 वाला अभी भी कॉम्बिनेशन रहेगा क्योंकि A पे हम हैं, ये 5 वाला अभी भी रहेगा क्योंकि B पे भी हम हैं, C वाला ये भी रहेगा, पर ये तो हमने मेंशन कर दिया। और D से कितने पॉसिबल ये है, एक ये है D और F वाला, और एक ये है D और E वाला। मैं कौन सा चूज़ करूँगा, एक 3 है, एक 2 है, इनमें से मिनिमम मुझे दिख रहा है 2 है, तो मैं 2 वाला पाथ चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। ओके डन, अभी तक समझ आ रहा है क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस से समझ आ ही रहा होगा। सॉरी, अब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है हो सकते हैं, 3 5, देन C से तो यही है और कुछ नहीं है, C मेरे किसी काम ही नहीं आया। D ये है 2 वाला जो कि हमने मार्क कर दिया है, E पे भी हम आ गए हैं, तो अब ये 7 वाला भी है और ये 3 वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 7 वाला भी कर सकते हैं, 3 वाला भी कर सकते हैं। मेरे पास 7 और 3, इनमें से मिनिमम मुझे ये 3 दिख रहा है। कौन सा 3 था ये, मैं भूल गया एक्चुअली। ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं मान लो इसको 2 कर देता हूँ। अब मुझे मिनिमम क्या दिख रहा है, ओह शिट, 3 5 7 3, 2 5 7 3। अब मुझे मिनिमम क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है।
तो क्या मैं ये वाली वर्टेक्स कनेक्ट कर दूँगा? क्या लगता है, क्या मैं ये वाली वर्टेक्स कनेक्ट कर दूँगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये है ना एक ग्राफ, सॉरी, ये एक साइकिल बना रहे, देखो ट्राइंगल, स्क्वायर, सब कुछ एक साइकिल है। क्योंकि मैं ए से निकल रहा हूँ घूमने के लिए और मैं वापस घूम फिर के ए पे ही आ जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ रास्ते से ए पे ही आ जा रहा हूँ, पर मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा, ये मैंने डिसाइड किया, इसलिए मैं ए पे कभी वापस नहीं आऊँगा। तो मेरे पास ये 2 वाला ऑप्शन निकल जाता, क्योंकि ये साइकिल बना रहा है। साइकिल तो मुझे बनानी ही नहीं है किसी भी केस में, ये नो साइकिल वाला एक रूल ही है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली इन केसेस में से कोई कंसिडर करूँगा 5 वाला, जो कि हाँ यही है। ये फिर से साइकिल बना रही है, देखो ये साइकिल बन गई एक, मुझे साइकिल नहीं चाहिए तो इसको भी हटाओ, ये किसी काम नहीं आएगा। सब चल जाते हैं, सब एक दूसरे के भाई है, ठीक है। 7 और 3 वाले 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तो मैं 3 वाला कंसिडर करूँगा और 7 वाले को नहीं यूज़ करूँगा। तो ये हो गया एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। बहुत ईजी है, फिर भी मैं स्टूपिड हूँ, इतना ज़्यादा डेप्थ में चला गया, सॉरी। प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए सेम चीज़ मैंने कॉपी कर रखी थी, वाह, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये ग्राफ भी मैं ऊपर से ले लेता हूँ नीचे, इस ग्राफ में से ही एक मैं एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री और बनाऊंगा, जो कि प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करके बना होगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिम्स एल्गोरिथम में, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में हम ए से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे बी से शुरू करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। ये प्रिम्स एल्गोरिथम थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कनेक्टेड एजेस नहीं ढूंढूंगा, मैं कोई भी एजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। सारी एजेस में से जो मिनिमम होगा वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो मैंने ये 1 सिलेक्ट किया, इसका वेट 1 था। अच्छा, इसका एक बार ये भी फाइंड कर लेते हैं कि क्या था मिनिमल स्पैनिंग ट्री का वेट। 2 + 1 + 1 + 2 + 3, सारे वेट्स मैंने ऐड कर दिए, तो मेरा वेट टोटल क्या बना, 5 + 6 7 8 9 मेरा वेट बना। इसमें देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या बनता है। सेम मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो मैंने ये 1 लिया और ये भी मैं 1 लेता हूँ। अब मेरे पास एजेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं कोई भी एज ले सकता हूँ, वो कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सोच रहा हूँ 2 लेने का, पर 2 वाली 3 एजेस है, कोई भी ले लो। मैंने मान लो ये ले लिया 2, ये दोनों का 1 था, ओके। अब मुझे और सेम 2 वेट की चाहिए, तो मैंने ये भी ले लिया, ओके। अब मुझे 3 वेट की चाहिए, तो मैंने ये 3 ले लिया। अब कितना वेट हुआ, कैलकुलेट करते, 3 + 2 + 1 + 1 + 2, तो ये सेम ही हुआ मेरे हिसाब से 9, ठीक है। क्योंकि क्रुस्कल्स ने भी मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाला था और इसने भी निकाला है, इसने बस क्रुस्कल्स ने ऊपर वाली एज कंसिडर की थी, क्योंकि ये उस वक्त 3 था, मेजर डिफरेंस। तो इस केस में मुझे यही वाला लेना पड़ता, ओके। तो सेम स्पैनिंग ट्री है, बट 3 के केस में भी क्रुस्कल्स और प्रिम्स में थोड़ा तो डिफरेंस है, क्योंकि क्रुस्कल्स एक एज पे, एक वर्टेक्स पे डिपेंडेंट है और उससे कनेक्टेड जितनी एज बना रहा है वो उन एज पे ही वो वर्टेक्स की फ्लेक्सिबिलिटी देख सकता है। प्रिम्स में कोई भी एज उठा लो, रैंडम एज, भले वो कनेक्टेड हो ना हो, बस साइकिल नहीं बननी चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे एजेस को ले लो। ये 2 प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम दोनों में से एक के आने के चांसेस है। होपफुली कोड नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर के भी सिलेबस में नहीं था और हमारे एल्गोरिथम्स के सिलेबस में भी नहीं था, क्योंकि क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को सिर्फ सेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई और अप्रोच नहीं है, होगा भी, फिर भी इस चीज़ का कोड पूछेंगे उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है सेट्स डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, हम ग्रीडी पे है ना, हाँ, हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री देख लिया, हमने नैपसैक प्रॉब्लम देख लिया, हमने डाइजेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया है, वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है बहुत बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और शायद डेटा स्ट्रक्चर में भी। दोनों DS है, DM है, सॉरी, एक
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डेटा स्ट्रक्चर दोनों में ही हमने देखा था डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम, तो वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम हमने थोड़ा कम लिया है इस पर और बहुत सारा कंटेंट कवर कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हफमैन कोड। हफमैन कोड एक तरीका है डेटा एन्क्रिप्शन का। डेटा एन्क्रिप्शन सब व्हाट्सएप यूज़ करते, सबको पता होगा। किसी डेटा को एक्चुअल में वो एन्क्रिप्शन नहीं हुआ, एक्चुअल में वो हुआ शॉर्ट करना डेटा को। अब मैं जैसे ABCD भेज रहा हूँ, तो क्या लगता है कितनी बिट्स यूज़ होंगी इस डेटा को भेजने के लिए? आस्की टेबल जो है उसमें 256 टोटल 256 के आसपास वैल्यूज़ हैं, और इसलिए वो 8 बाइट यूज़ करता है, 8 बिट यूज़ करता है हर एक के लिए। इसकी 67 वैल्यू है, तो इसकी आस्की वैल्यू क्या होगी? 1 + 2 + 64 66 1 2 4 8 32 64 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ए की वैल्यू बाइनरी में। तो इन चारों की वैल्यू 8 बिट में मेंशन करेंगे, क्योंकि आस्की वैल्यू 8 बिट लेता है, तो ट्रांसफ़र करते हैं। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में, कल या फिर जब भी वीडियो आएगी नेटवर्किंग की। पर अभी के लिए ये जो चारों कीवर्ड जाएंगे वो 8 × 4 = 32 बिट्स लेंगे। हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल था। एक रैंडम कोड ले सकते हैं जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं। हफमैन कोड क्या कहता है कि जो लेटर्स रिपीट हो रहा है, मतलब आस्की टेबल में क्या है, सिंबल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। ABCD तो सिर्फ 26 + 26 52 कैरेक्टर्स 52 वैल्यूज़ है, बाकी 204 वैल्यूज़ तो बिना काम की है, जो कि मैसेज में हम नहीं भेजेंगे या फिर बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको भेजने की। तो हम 52 कैरेक्टर्स के लिए तो log 52 मतलब 6 बिट्स भी ले सकते हैं। तो ये 2 बिट्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली 6 बिट्स और 8 बिट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि हम सिर्फ ABCD EFG मतलब मैंने स्मॉल केस और अपर केस दोनों को कंसिडर किया है। साई ऊपर से चीज़ें जा रही है ना, मुझे पता है, क्योंकि ये लॉक यहाँ पर मैंने लेके गलती कर दी। इन सब को भूल जाओ, ठीक है। इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना था। पर हफमैन कोड क्या कहता है, जो कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा बार, उसका कोड सबसे कम रखो। मतलब ऑब्वियसली 8 बिट में उनको डालने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बिट में भी भेजेंगे फिर भी एक टेबल बना देते हैं जिसमें 000 A को रिप्रेजेंट कर रहा है, 010 B को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0001 C को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों C को लंबा कोड दिया 4 बिट का? क्योंकि C शायद कम आ रहा हो, 1 या 2 बार ही आ रहा हो। A और B को क्यों दिए? क्योंकि शायद वो A B एक से ज़्यादा बार आ रहे हो मे बी, तो उनको छोटी बिट्स देंगे और इनको बड़ी देंगे। इनका बिट्स कन्वर्ट करने का एक टेक्निक है, हफमैन कोड जो एल्गोरिदम है वो टेक्निक ही है, जिससे हम एक ट्री बनाते हैं और इनकी ट्री के हिसाब से A है, B है, C है, और इनको वैल्यूज़ देते हैं जो कीवर्ड्स की ऑकरेंसेस ज़्यादा बार है वो ऊपर आती है ट्री में, और जिनकी कम है वो नीचे आती है। तो ये 0-1 इनका ये कोड है एक्चुअल में, ठीक है। ऊपर जो फाइनल बन रहा है वो कोड है, और मान लो यहाँ पे कुछ और हो, D हो, E F, और मान लो E के राइट में C हो। लेफ़्ट वाले को 0, राइट वाले को 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, 0-1-0-1 G, ठीक है। अब नीचे जितने जा रहे हैं उतने ऑकरेंसेस कम है उनके, और ऊपर जितना जा रहा है उतने कम है। तो इसको A को तो क्या वैल्यू आई? सिर्फ 0 वैल्यू आई। B को क्या वैल्यू आई? सिर्फ 1 वैल्यू आई। ये एक प्रोसीजर है पूरा हफमैन कोड कैलकुलेट करने का, पर पूरा डेप्थ में हम नहीं जा सकते, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस किस चीज़ पे हैं कि आप बताओ ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है।
ठीक है। अब उसके लिए आपको कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन डेप्थ एल्गोरिदम में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। बट ये कैलकुलेट करने का, ये ट्री बनाने का एक प्रोसीजर होता है हफमैन कोड में, ठीक है। पर हफमैन कोड चाहता क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि अप्रोच हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, पर एक ही प्रॉब्लम है उसी का ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने आपको एक डेप्थ में जाके बताया कि कैसे हम बड़े डेटा को छोटे कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि ये टेबल जो हम बना रहे हैं हफमैन कोड का, ये भी साथ में भेजना पड़ेगा रिसीवर के पास। सेंडर रिसीवर ये सब कल देखेंगे, अभी इतना डेप्थ में जाने की जगह हम सिर्फ इतना देखते हैं। हफमैन कोड का एम क्या है कि हर कैरेक्टर को उसकी अकरेंसेस के बेस पे कुछ बिट्स असाइन कर दो, उसका कुछ अलग नोटेशन रख दो। ए को 000 किसी भी बुक में नहीं लिखा है, पर हम बना रहे 000 क्योंकि ए बहुत बार आ रहा है, उसको 8 बिट्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इतने अलग अलग कॉम्बिनेशंस भेज ही नहीं रहे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या फिर बहुत कम चांसेस है कि आस्की टेबल में जितने भी आस्की टेबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब यूज़ होंगे, इतने चांसेस नहीं है। इसलिए हम 8 बिट स्टुपिडिटी कर रहे हैं अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हफमैन कोड यूज़ होता है। क्यों मैसेज को छोटा बनाने के लिए, बस इतना याद रखो। ज़्यादा डेप्थ में जाओगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। ये हफमैन कोड था जिसमें हम कुछ जुगाड़ करके, क्या जुगाड़ वो भी मैंने बताया, आस्की टेबल को उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ऑकरेंसेस के हिसाब से आस्की टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको ना कंसीडर करके एक हफमैन कोड का टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के हिसाब से वैल्यूज़ सेंड करते हैं हम। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हफमैन कोड पे हमने नैपसैक प्रॉब्लम देख लिया है। एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जॉब शेड्यूलिंग करके है, ग्रीडी में ही है। जॉब शेड्यूलिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में ही, 5.5 घंटे की वीडियो बन गई थी, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। बट CPU शेड्यूलिंग वाला पार्ट जो था वो इंटरेस्टिंग था, वो होपफुली सबने देखा होगा। वही चीज़ यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग हो रही है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो वो एग्ज़ाम्पल मैं ऑब्वियसली नहीं ले रहा, किसी को समझ में ना आए तो मेरे इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसलिए CPU की जगह टेलर ले रहा हूँ, ठीक है। टेलर, या फिर चलो टेलर ही लेते हैं। टेलर के पास कुछ कस्टमर्स हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है। ये टेलर एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली CPU को ही कंसिडर करेंगे। मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाद में ओरिजिनल प्रॉब्लम से भी रिलेट कर दूँगा। टेलर के पास 1 2 3 4 5 ये कस्टमर्स है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक टेलर है, टेलर कपड़े सिलते हैं वो, और उनको हर एक कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। दूसरी चीज़, हर कस्टमर टेलर को अलग अलग प्रॉफिट दे रहा है। हो सकता है कोई टेलर से अच्छा फ्रीलांसिंग लेने जैसा था एग्जांपल, फ्रीलांसर एक्चुअली, ठीक है। छोड़ो, टेलर है हमारे पास, टेलर को सब जानते हैं, फ्रीलांसर्स को सब नहीं जानते। प्रॉफिट है, और टाइम तो ऑब्वियसली 1 घंटा ही लगेगा, 1 आवर हर केस में। तो कस्टमर 1 दे रहा है 10 20 11 कुछ भी ले रहा हूँ मैं एग्जांपल, और कभी माइंड में एग्जांपल आते ही नहीं है, जब आने होने चाहिए तब, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 15 8 और 6। तो क्या लगता है टेलर क्या करेगा? और एक डेडलाइन भी होती है इनकी एक्चुअली, ठीक है। डेडलाइन क्या डिफ़ाइन करती है, देखते हैं क्या डिफ़ाइन करती है। 4 2 1 3 2, और एक और एग्जांपल लेते हैं 6, जो कि प्रॉफिट दे रहा है, क्या प्रॉफिट दे, 17। मिक्स ना हो जाए, जो कि प्रॉफिट दे रहा है 17, और जिसकी डेडलाइन है अगेन 2। ओके, अब अच्छे से समझ आएगा। नीचे ले ले टेबल, या फिर चलो ऊपर से देख लेंगे। सॉरी अगर ये वाला पार्ट मेरे वेबकैम के नीचे छुप गया हो तो, अब दिख रहा होगा। टेलर ले रहा है
ये कस्टमर्स के काम, इतनी डेडलाइन है उनकी और इतना प्रॉफिट कस्टमर दे रहे हैं, हर काम को करने के लिए 1 घंटा लगेगा। ठीक है, डेडलाइन क्या है, वो कितने घंटे में उनको चाहिए, कितने आवर्स में उनको चाहिए, ये है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करते हैं और जॉब शेड्यूलिंग इस प्रॉब्लम का नाम है। जॉब शेड्यूलिंग में टेलर की जगह CPU होता है और ये कस्टमर्स की जगह प्रोसेसेस होती है। CPU प्रोसेसेस अगर नहीं समझ में आ रहा, टेलर कस्टमर ले लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बस ये टेलर कस्टमर वर्ड एग्ज़ाम में मत मेंशन कर देना, ठीक है। डेडलाइन नहीं, इनको प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। हमने ये प्रॉब्लम में क्या किया था, इससे पहले प्रॉब्लम कौन सा था, सिमिलर प्रॉब्लम नैपसैक प्रॉब्लम था, फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक में हमने क्या किया था, रेशियो निकाल दिया था, प्रॉफिट और वेट का रेशियो। इसमें भी ग्रीडी अप्रोच यूज़ करेंगे तो सॉर्ट ही करेंगे रेशियो के हिसाब से, पर रेशियो के हिसाब से नहीं, यहाँ पे डेडलाइंस दी हुई है क्योंकि हम कस्टमर लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करते हैं, पहले प्रॉफिट अरेंज करते हैं, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बाकी सब बाहर में गया, ठीक है। सेकंड कस्टमर जो है 20 प्रॉफिट दे रहा है और उसकी डेडलाइन 2 है, ओके। फिर कौन सा कस्टमर है 17 प्रॉफिट दे रहा है, कौन है, 6th कस्टमर, और उसकी डेडलाइन भी 2 है, ओके ओके। नेक्स्ट है 15 प्रॉफिट दे रहा है 3rd कस्टमर और उसकी डेडलाइन 1 है, ओके। और है कौन है, और 20 17 15 और 10 है और वो दे रहा है 1st कस्टमर और वो ले रहा है 4 की डेडलाइन, ओके ओके। देखो मैक्सिमम तो 4 घंटे तक कोई वेट कर सकता है कस्टमर, तो मैंने ये 0 घंटे से 1 घंटे तक ये काम करेगा, 1 से 2 तक, मतलब टोटल 4 ही कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई कर सकता है टेलर, बट एक्चुअल में है 6 कस्टमर, कोई नहीं, सॉर्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सॉर्टिंग वाली टेक्निक। 8 जो है 4th कस्टमर दे रहा था 8 प्रॉफिट और उसकी डेडलाइन थी 3, और लास्ट कौन बचा, 6 प्रॉफिट देने वाला कंजूस कस्टमर है 5th और वो प्रॉफिट, सॉरी यहाँ क्या था, डेडलाइन है 2, डेडलाइन है इसकी। अब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक नीड सब कस्टमर्स की सेटिस्फाई करते जाते हैं और प्रॉफिट वाइज देखते हैं। तो 0 to 1st आवर में आप होते तो किसका काम एक्सेप्ट करते, देखो टेलर तो हम नहीं है बट फ्रीलांसर हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। पहले कस्टमर को ऑब्वियसली मैं सेटिस्फाई कर दूंगा, 20 यूनिट्स ऑफ मनी दे रहा है, पर इसको 2nd आवर पे चाहिए, तो मैंने 1 से 2 आवर्स में 20 यूनिट्स रख लिए, ठीक है। ऑब्वियसली जिसने जितना मेरे को टाइम दिया है मैं उतना टाइम तो लूँगा ना, उससे कम टाइम में तो मैं बाकी लोग कस्टमर्स को नहीं परेशान कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट मैं 17 प्रॉफिट देने वाले का नीड सेटिस्फाई करूँगा, पर 2 जो है उसने 2 आवर्स की लिमिट दी है 2nd आवर में, तो मैं इसकी नीड सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया, तो इसको 1st पे रख लेता हूँ क्योंकि इसको काम करके देना ज़रूरी था, ठीक है। 3rd जो है वो 1st डेडलाइन ही दे रहा है, पर 1st में तो मेरे पास एक कस्टमर बैठा है जो इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है मुझे, तो मैं इस कस्टमर को भगा दूँगा, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं ग्रीडी हूँ, ये मान के चल रहा हूँ मैं, तो इस कस्टमर को मैं भगा दूँगा। 4 डेडलाइन वाला अच्छा कस्टमर है जिसने डेडलाइन भी ज़्यादा दी है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही दे रहा है, तो मैं इसको 4th पे रख दूँगा लास्ट 1 आवर पे और 10 प्रॉफिट इसका कैलकुलेट कर लूँगा, ओके। देन नेक्स्ट कस्टमर है जो 3 की डेडलाइन मांग रहा है और मुझे कुछ ऐसा ही कस्टमर चाहिए था, तो मैंने उसका भी काम उठा लिया। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास, 30 40 55 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 55 यूनिट्स या 55 रुपीज़ तो बहुत कम हो जाएंगे, टेलर नाराज़ हो जाएगा, $55 ले लेते हैं, $55 प्रॉफिट हुआ, नहीं कैलकुलेट मत करना क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ग्रीडी में कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, कांग्रेट्स, ग्रीडी ख़त्म हो गया हमारा, ग्रीडी ख़त्म हो गया, वाओ। डायनामिक प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा दादागिरी करने वाला सब्जेक्ट है ये, सॉरी चैप्टर है, दादागिरी मतलब हाँ, इसके अलग ही वो है, वर्ड नहीं आ रहा, कुछ मीम अटैच करने वाला मुझे चांस मिलता एडिट करके तो मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा फ़नी बना सकता था, ठीक है, कोई नहीं, पढ़ने पे जानते हैं।
डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास सबसे पहले तो नैपसैक वाला प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि नैपसैक वाला जो प्रॉब्लम है वो हमने एक बार फ्रैक्शनल नैपसैक देखा है, 0-1 नैपसैक वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक टेबुलर मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं। टेबुलर मेथड में हम एक टेबल मेंटेन करते हैं। देखो डीपी में मोस्टली हम क्या अप्रोच लगाते हैं, डीपी अगर कहीं पे वर्ड दिख जाए ना कि एक्सप्लेन डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो एक टर्म मेंशन कर देना। टर्म क्या था मैं अभी भूल गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। इस चीज़ को डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। कैसे, इसका मतलब तो ऑब्वियसली इंग्लिश सबको समझ आ गया होगा, कैसे मैं समझा देता हूँ। डायनामिक प्रोग्रामिंग फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म पे मुझे बेनिफिट हो, वो सोचता है लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग म्यूचुअल फंड्स वाला है और ग्रीडी स्टॉक्स वाला है। ठीक है, अगर किसी को इसमें पता हो तो उनके लिए उनके टर्म्स फाइनेंस वाले। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म पे सोचता है, इसलिए फ्लाइड वर्शल एल्गोरिदम जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। अच्छा, एक और चीज़, जो डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम है, डिक्स्ट्रास, ऐसे मोमेंट पे स्पेलिंग नहीं याद आती, डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम, ये है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। क्यों कहते हैं इसे सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि ये एक सोर्स से ही एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बना है, डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम। जबकि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम जो है फ्लॉयड वार्शल अभी तक हमने देखा नहीं है, पर फ्लॉयड वार्शल जो है ये जो है ग्रीडी का पार्ट है और ये जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। फ्लॉयड वार्शल है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम फोकस करते हैं सिर्फ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है ये ढूंढने के लिए, बट फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब एक बार हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम को यूज़ करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का अप्रोच किया और सॉल्व कर दिया वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला प्रॉब्लम, तो हमारे पास एक टेबल बन के आएगा और वो टेबल में सारी नोड से लेके सारी नोड तक, हर नोड से लेके हर नोड तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें मिल जाएगा। वो टेबल क्या होगा, एक्चुअली एक 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी। आई डोंट थिंक ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम, पर हाँ बहुत सारे सोर्सेस है जो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम हाँ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, पर हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा ये वीडियो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम हमने देख लिया, ये सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है। फ्लॉयड वार्शल ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है और फ्लॉयड वार्शल में हमें एक जो टेबल मिलेगा वो हर नोड से लेके हर नोड तक का एक शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन कर लेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी और 0-1 नैपसैक। वीडियो का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं जितना होता जल्दी ख़त्म कर पाए वीडियो को, 2 घंटे से ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मुझे फ़ोन से ऑडियो निकाल के वीडियो के साथ अटैच करना है, उसको एक्सपोर्ट होने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। 0-1 नैपसैक क्या कहता है, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या कहती है प्रॉब्लम और किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हर प्रॉब्लम के। 0-1 नैपसैक क्या कहता है, मैंने ऊपर ही बता दिया था फ्रैक्शनल नैपसैक पढ़ाते वक्त कि 0-1 नैपसैक कहता है या तो इस चीज़ को डाल दो या तो इस चीज़ को मत डालो, बाकी तुम ये ऐसे मत करो कि आधा तोड़ फोड़ के डाल रहे हो। ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल नहीं लिया था, सॉरी, ऊपर फ्रैक्शनल नैपसैक का एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं, 3 किलो की हमने सब्ज़ी ली है या फ्रूट्स लिए हैं, तो उनमें से हम 1 किलो ले जा सकते हैं। हमने बुक्स लिया था एक्चुअली 3 बुक्स 4 बुक्स, उसमें से 1-2 बुक्स हम ले जा सकते हैं, पर सब्जी का एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स, तो वो हम 3 में से 2 किलो ले जा सकते हैं। पर ये 0-1 में मान लो कंप्यूटर्स है, प्रिंटर है जिसका वेट इतना है 3-5,
तो अब कंप्यूटर प्रिंटर को तो आधा तोड़ के नहीं ले जा सकते, या फिर कुछ भी मान लो कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो डिविजिबल नहीं है, जिसको हम तोड़ के नहीं ले जा सकते, जिसको पूरा ही ले जाना पड़ेगा, तो वो ज़ीरो और नैपसैक के केस में इंक्लूड होगा। इसमें भी एक नैपसैक होगा या फिर एक बैग होगा जिसकी कुछ कैपेसिटी होगी, और कुछ आइटम्स होंगे जिसमें जिनको हम ले जा सकते हैं बट तोड़े बिना, ठीक है। अब वो आइटम्स का भी ऐसा ही कुछ लोचा होगा कि हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे, और बैग में नैपसैक में जितनी आ पाए। नैपसैक और बैग अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो नैपसैक की जगह 01 बैग ले लो, ठीक है। याद रखने के लिए नैपसैक में एक्चुअली प्रॉब्लम का नाम तो नैपसैक ही है, तो क्वेश्चन में यही आएगा, पर ये नैपसैक का मतलब एक बैग है, ठीक है। तो कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना है और बैग में जितनी कैपेसिटी है उतनी ही ले जानी है। बैग में कितनी कैपेसिटी है वो M से डिनोट करेंगे, और N से डिनोट करेंगे कितनी आइटम है, तो शायद वो मेंशन ना करे, तो M से कैपेसिटी, ये जनरल ये है नोटेशंस। N से नंबर ऑफ आइटम्स, और बाकी तो वो लोग एक सेट बना के दे देंगे कि हाँ ये सारे आइटम्स है, ये सारे उनके प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स को P से डिनोट करेंगे और आइटम्स को I से शायद, ठीक है। तो 01 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक सिमिलर ही है। 01 थोड़ा एक्चुअली टफ है क्योंकि इसमें हमें टेबल मेंटेन करना पड़ता है, पर टेबल भी मेंटेन करना एकदम सिंपल है, हम बस लेफ़्ट या अपर वैल्यूज़ को ऐड ही कर देते हैं। मैं इसको फिर से समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो मुझे अभी ही एंड करना है 5 मिनट में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कितना लंबा बाकी है हमारे। नैपसैक में हमने ऑलमोस्ट समझा दिया। इसमें एक टेबल बनाना होता है, ये टेबल कैसे बनाना होता है ये मैं अभी बता नहीं पाऊँगा क्योंकि आधा घंटा मुझे 01 नैपसैक में लगेगा और फ्लाइट वर्जन में और आधा घंटा लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आ सकते हैं आप वो सर्च करके देख सकते हो। और रिसोर्स भी मैं बता रहा हूँ, अब्दुल बारी सर है, इन्होंने इस हर प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। उसको 2x पे देख सकते हैं अगर टाइम सेव करना हो तो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा। ठीक है, अब्दुल बारी सर ने ये सेम चीज़ें और बहुत अच्छे से समझाई हुई है, मैं उनकी तरफ ऑब्वियसली नहीं समझा पाऊँगा। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या बाकी है, नैपसैक है 01 नैपसैक और ऑल पॉइंट शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि फ्लाइट वर्चुअल एल्गोरिथम हमने देख लिया है। इसके अलावा एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन। अच्छा, ये 3 प्रॉब्लम्स जो है प्योरली सेम अप्रोच यूज़ करती है, टेबुलर फॉर्म वाला जो अप्रोच है। अगर एक बार ये समझ आ जाता है टेबुलर फॉर्म वाला कैसे टेबल मेंटेन करते हैं, तो ये सारी डायनामिक 2 अप्रोच से वैसे एक टेबुलर फॉर्म मेंटेन किए बिना भी हम कर सकते हैं, पर यही आई थिंक ईजीएस्ट अप्रोच है टेबल मेंटेन करने वाला। और इसके सिवा हमारी 2-3 चीज़ें बाकी रहती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमने देख लिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट, अच्छा ठीक है, मुझे यही वीडियो एंड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के नाम लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा। ये प्रॉब्लम्स आपको कहीं और से रेफ़र करने पड़ेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली अब्दुल बारी सर, उनसे अच्छा शायद किसी ने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे ही है। आप सिर्फ इनका नाम और लास्ट में टॉपिक लिख लोगे तो आ जाएगा। टॉपिक्स क्या क्या बाकी है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा चीज़ है फ्लाइट वर्चुअल एल्गोरिथम, नेक्स्ट इज़ 01 नैपसैक, तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया। ये सारी चीज़ें सेम अप्रोच यूज़ करती हैं, बट 01 नैपसैक आप एक बार फिर से देख लोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में फ्रैक्शनल नैपसैक और 01 नैपसैक में डिफरेंस क्या है। मैंने वैसे बता ही दिया है, पर वैसे फिर भी देख सकते हैं। फ्लाइट वर्जन में भी मैंने बता दिया, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब एक टेबल मेंटेन करेंगे जो हर नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में भी A B B C D और दो सीक्वेंसेस दिए होंगे, उनमें से लॉन्गेस्ट जो
लेफ़्ट टू राइट वाली सीक्वेंस में है वो दोनों में सेम कौन सी होगी, ये चीज़ हम इस एल्गोरिथम में फाइंड करने वाले। ये एक्चुअली लीड कोड पे भी क्वेश्चंस बहुत बार प्रॉब्लम ऑफ द डे में भी आया, तो आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व किया ही होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। फ्लॉयड वार्शल भी ऑब्वियसली किया ही होगा, क्योंकि हमने अगर जिन्होंने डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम पढ़ा है उन्होंने फ्लॉयड वार्शल भी पढ़ा ही होगा, क्योंकि सेम ही काम के लिए यूज़ होते हैं दोनों। ये थोड़ा उससे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और क्या एल्गोरिथम्स हमारे बाकी रह गए हैं, DFS जो कि मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ पे कोड भी है, बट स्टिल अब्दुल बारी सर वुड बी मोर प्रिफर्ड। उन्होंने सीरियसली बहुत अच्छे से समझाया है ये सेम चीज़। अब्दुल बारी सर या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझना हो कभी भी तो खलील सर, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा लेजेंडरी फैकल्टीज़ है स्पेशली एल्गोरिथम्स में, ठीक है। और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर में और बेसिक्स में शायद हम थोड़ा कम टाइम लेते तो ये ख़त्म हो जाते, ठीक है। ऑलरेडी मुझे पता नहीं है 1.5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम ट्राई करते हैं नेटवर्किंग का वीडियो, मैं ट्राई करूँगा कल ही डाल देने का तक, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है और लंबी वीडियोस में प्रीफर नहीं कर रहा क्योंकि वो देखने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टिल मैं ट्राई करूँगा एंड सेम की वीडियोस बहुत ज़्यादा पहले आ जाए और उसमें पूरा सिलेबस डेप्थ में कवर्ड हो, और मैं वो वीडियोस इतना बफर रख के डालूँगा कि वो हर दिन 2 घंटे देखने पे भी सारा कंटेंट कवर हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सॉरी इस बार बहुत लेट हो गया था मिड सेम के टाइम पे। एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी है, जो लोग IEEE मेंबर्स हैं, मे बी इनएक्टिव हो या फिर एक्टिव हो, उनके लिए एक ऑफलाइन सेशन इस बार भी रखा था सेम चीज़ पे, जिसमें ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर हो गए थे क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो गए थे, ठीक है। पूरा सिलेबस ऑब्वियसली कवर नहीं हुआ था, और प्लान ये रहेगा कि एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में से भी पहले एक सेशन रह जाए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो IEEE मेंबर्स जो है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं ऑफलाइन सेशन का, ठीक है। इतना ही था एल्गोरिथम्स के लिए। होपफुली सब कुछ समझ आया हो, कुछ ना समझ आया हो तो रिवाइंड करके वापस देख लेना, समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। अगर इन चीज़ों को समझना है तो अब्दुल बारी सर थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देंगे, डेप्थ में समझना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर प्लेसमेंट में ये सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, इनका कोड वाला अप्रोच, ठीक है। मैंने कोड बहुत कम नहीं बताया किसी भी चीज़ का कोड, क्योंकि नहीं खींच सकते इतना लंबा, सॉरी मैं और लंबा खींचता रहूँ, ठीक है गाइस। इतना ही था एल्गोरिथम्स के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग। बाय।